पार्टनरशिप पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। ग्रेजुएशन में आपको पार्टनरशिप 2 पार्ट में होता है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप बनना चलना तो आपको पढ़ना है, लेकिन पार्टनरशिप ख़त्म कर देना वो ग्रेजुएशन में पढ़ना है। आगे भी पढ़ना है, बहुत से सीए कंपनी सेक्रेटरी वगैरह का फाउंडेशन इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें ये सब पढ़ना है। सबसे पहले जानिए कि आज 11th 9th 10th 11th में आप जो पढ़ रहे थे बिजनेस का प्रारूप, वो आपको एक ही व्यापार का था, इंडिविजुअल। और ये जो शुरू हो रहा है आपको 12th से, ये साझेदारी, मतलब कि एकल का मतलब हुआ कोई अपना इंडिविजुअल अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, वो उसका हुआ। और आप में है 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करके जो बिजनेस करते हैं, उनसे संबंधित आप में पढ़ना है 12th में। और आगे चल के ग्रेजुएशन में जो है सो कंपनी से संबंधित लेखा जोखा पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप के बारे में पहले जान लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं, आपस में उनको समझौता होता है, मन बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में वे लोग एक लिखित समझौता करते हैं कि किनकी पूंजी क्या लगेगी, किनका लाभ क्या होगा, कौन एक्टिव मेंबर होगा, कौन बिजनेस में समय देगा नहीं देगा, लाभ का बंटवारा क्या होगा, वगैरह वगैरह। एक किसी भी संस्था को चलाने के लिए नियम कानून, देश को चलाने के लिए संविधान है, ठीक वैसे ही पार्टनरशिप का संविधान भी इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, साझेदारी संलेख। हालांकि ऐसी भी व्यवस्था है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना, इनकेस हवड़ाई में व्यापार शुरू हो गया या मौखिक ही समझौता हो गया, तो उसका मान्यता है कि नहीं, उसका भी मान्यता है। उस परिस्थिति में भी साझेदारी कायम रहेगी, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखित ही समझौता हो या डीड बने, लेकिन बना लेना सही रहता है। इन केस अगर नहीं भी बना, उस परिस्थिति में भी निदान है, जिसको आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, मैं चर्चा कर रहा हूँ इसका परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चूँकि ये एक समझौता है। सबसे पहले आपस में तीनों 10 जितने आदमी होंगे उनका एक समझौता होगा। तो ये 1872 में एक एक्ट बना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके सेक्शन में 239 239 में पार्टनरशिप का परिभाषा दिया गया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन which subsists between person who have agreed to
combine their property, labor or skill in some business and to share the profit thereof between them। ये परिभाषा उसमें दिया गया था, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा इसमें संशोधन कर के और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1900 लागू हुआ, जिसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का परिभाषा दिया गया और उस समय इस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। इसलिए ये बता दिए हैं कि आपके जानकारी के लिए किसी भी बुक में यहीं से मिलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 से पार्टनरशिप का किसी भी बुक में आपको डाटा मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे हमको पढ़ाने के क्रम में सवाल कर दिए थे कि तो क्या पार्टनरशिप 1932 के पहले नहीं चलता था? तो मेरे दिमाग में आया और यही कारण है कि मैंने इसका भी जिक्र कर दिया कि आपके नॉलेज में रहे कि इसके पूर्व भी 1872 एक्ट था। अब आइए पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ा सा इससे चेंज है परिभाषा। इसमें परिभाषा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड वन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हिंदी में इसका है परिभाषा, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो। कहने का मतलब यह वही हुआ कि अनुबंध का मतलब इंग्लिश होता है कॉन्टैक्ट। साझेदारी की विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा आगे कर रहा हूं कि किसी भी बिजनेस में लिखित हो या मौखिक हो विवाद होता है, आगे चल करके तो उस विवाद का निपटारा कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी पार्टनरशिप एक्ट में सॉल्यूशन है, उसका समाधान है जिसका जिक्र आगे किया जाएगा। लेकिन सबसे पहला यही देखा जाता है कि उन लोगों के बीच में समझौता क्या है। समझौता के अनुसार सारी प्रक्रियाएं होती है। तीसरा पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यवसाय जो है वैधानिक होनी चाहिए, ये नहीं कि अवैधानिक व्यापार में लोग लग जाए, जो किसी भी देश में बैन हो, जिसकी मान्यता नहीं हो। लाभ कमाना एवं विभाजन, किसी भी बिजनेस को करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है, लाभ का उद्देश्य होता है। लाभ कमाने के लिए ना आदमी बिजनेस करता है, तो लाभ कमाना तो ये निहित होना चाहिए, पहले ही शुरू होने के पहले आपस में समझौता हो जानी चाहिए कि लाभ के बंटवारा का आधार क्या होगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हो जानी चाहिए। अब रही बात अगला पॉइंट, देखिए संचालन का भी समझौता हो जाना चाहिए कि उसका देख रेख कौन करेगा, उसको संचालित कौन करेगा बिजनेस का। ये नहीं कि जिसको मन में आया सो किया, अगर 20 गो है तो कल आप संचालित, परसों संचालित, तरसों संचालित कर लीजिए। कोई कहेगा कि अच्छा वो जाएंगे, ठीक है वो जाएंगे, ठप हो जाएगा। इसलिए एक समझौता होनी चाहिए कि किसको बिजनेस में संचालन में क्या दायित्व दिया जाए, इसका भी जिक्र जरूरी है। आगे देखिए, सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सदस्य हैं उनमें से
अलग कोई अस्तित्व किन्हीं का नहीं रहेगा बिजनेस में, ये नहीं कि किसी का आधिपत्य हो जाएगा। अगला असीमित दायित्व, जैसे एकल व्यापार में व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, ठीक वैसे ही पार्टनरशिप में भी दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब दायित्व, क्या दायित्व का मतलब पूंजी, कैपिटल, लायबिलिटी इसी को कहते हैं। आगे चल कर के उसको भी जिक्र करेंगे कि दायित्व पूंजी का यहाँ बात हो रहा है कि असीमित हो। आइए अब चर्चा करते हैं साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड का। अभी हम बताएं कि किसी भी साझेदारी को शुरू करने के पहले एक लिखित समझौता होनी चाहिए। वो जो लिखित समझौता जो होता है वो पेपर बनता है, उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, साझेदारी संलेख कहा जाता है या साझेदारी का संविधान कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जिस पर चर्चा, चूँकि बहुत लंबा है, 19-20 गो पॉइंट है, इसलिए देखिए आप बुक में निकाल करके देख लीजिए और उसको ध्यान से पढ़िएगा शांति से। उसमें क्या होता है, फॉर्म का नाम होगा, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, किसका पूंजी कितना होगा, कितना बंटवारा होगा, किसका पूंजी कितना होगा, कौन एक्टिव मेंबर होगा, पार्टनर्स क्या कहते हैं, अगर पहले से 10 गो पार्टनर्स है उसमें 11वां पार्टनर घुसना चाहता है तो उसका नियम क्या होगा, कोई अगर पार्टनर छोड़ के जाना चाह रहा है बिजनेस को तो उसका रूल रेगुलेशन क्या होगा, कोई नाबालिग होगा कि नहीं, किसी पार्टनर्स के मृत्यु पर नियम क्या होगा, यही सब संबंधित है। देखिए 19-20 गो है, बुक में देख लीजिए पॉइंट। मुख्य पॉइंट ये है कि वो तो लिखित हो गया, वहाँ कोई विवाद नहीं है। आगे चल कर के कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है, व्यवसाय में कोई विवाद होता है तो जो लिखित है उसमें कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो जाता है कि समझौता तो हो गया लेकिन लिखित नहीं हुआ, मौखिक रह गया या कोई समझौते नहीं हुआ, किसी पॉइंट पर लाभ बंटवारा पर कुछ नहीं हुआ, हड़बड़ दड़बड़ में काम शुरू हो गया, बिजनेस चलने लगा और बीच में आगे चल करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, मुख्य मुद्दा यहाँ होता है, पेच यहीं फंसता है। तो इसी पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये तो हो गया पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, जो आप बुक में देख लीजिए, 19-20 वो है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। सब में चर्चा करेंगे तो चर्चा करते रह जाएंगे। और मुख्य ये था जितना पॉइंट उसमें है उसमें लिखा रहेगा उसी के अनुसार होता है, विवाद वहाँ नहीं होता है, सवाल पैदा वहाँ नहीं होता है, सवाल पैदा यहाँ होता है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट, जब साझेदारी संलेख उपलब्ध नहीं रहता है, कोई लिखित समझौता नहीं रहता है, उस परिस्थिति में किस नियम को लागू करेंगे, क्या नियम होगा, वहाँ क्या सतर्कता करना पड़ता है, वहाँ व्यापार कैसे चलेगा, मेन पढ़ना यही है। तो इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किन किन प्रावधानों को किया गया है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई भी समझौता नहीं हुआ है कि लाभ होगा, उसमें 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है पार्टनर्स, तो आपस में लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे। निश्चित ही ऐसा तो नहीं होगा कि जिसको जितना मन करेगा उठा करके लेके चला जाए, तब तो फिर सिर फड़ुगल हो जाएगा, कपार फड़ुगल शुरू हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में कोई न कोई नियम संवैधानिक होनी चाहिए जो पार्टनरशिप एक्ट में है। यहाँ कह रहा है ये नियम कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो है सो इक्वल कर दिया जाएगा।
प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो इक्वल कर दिया जाएगा, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब रही परिस्थिति कि पूंजी कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर बराबर जब लाभ बांटा जा रहा है तो पूंजी भी बराबर बराबर ही लगा हो, मायने वही नहीं रखता है। कोई 5 लाख रुपया लगाया है, कोई 50,000 लगाया है, लेकिन जब इस परिस्थिति में जब साझेदारी संलेख नहीं होगा, कोई लिखित समझौता नहीं हुआ या मौखिक समझौता नहीं हुआ, ऐसे ही शुरू हो गया बिजनेस, तो उस परिस्थिति में आपका 5 लाख लगा तो भी और 50,000 लगा तो भी लाभ का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। यही पार्टनरशिप एक्ट 1932 कह रहा है। आपने नहीं किया लिखित या मौखिक कोई समझौता नहीं किया, ये आपकी गलती है। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है कि क्या ऐसा भी परिस्थिति हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर जैसे 50,000 या 5 लाख है तो उसको अलग पूंजी पर ब्याज दे होगा, उसका 4,50,000 पूंजी पर ब्याज दे होगा? जी नहीं, यहाँ ब्याज कोई ब्याज दे नहीं होगा। यहाँ नो इंटरेस्ट ये कह रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट में लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होगा। ये धारा 13B कह रहा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 13B के अनुसार है। ये थोड़ा सा कानूनी प्रावधान भी है, इसलिए धारा का बता दिया है, सेक्शन 13B। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर सरप्लस 50,000 है किसी का और किसी का 5 लाख है, तो क्या उस परिस्थिति में लाभ जब बराबर दिया जाएगा तो अगला कहेगा तो हमको 4,50,000 पूंजी पर ब्याज चाहिए? जी नहीं, वहाँ उसको ब्याज नहीं मिलेगा। ये कह रहा है सेक्शन 13C कह रहा है कि उनको ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 5 लाख पर ही और 50,000 पर ही लाभ का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा। एक पॉइंट वहाँ आता है कि ओवर कैपिटल, सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल का मतलब हुआ कि कोई 5 लाख पूंजी लगाया है, कोई 50,000 पूंजी लगाया है, बिजनेस चल रहा है बिना साझेदारी संलेख के ही, और बीच में अगर पूंजी की ज़रूरत पड़ गई 1 लाख रुपया और की, तो वहाँ दोनों में से कोई एक, अगर वो 1 लाख रुपया पूंजी दे रहा है एडिशनल, बाद में 5 लाख वाला देगा तो भी, 50,000 वाला भी देगा तो भी, उसको अगर कोई इंटरेस्ट फिक्स नहीं किया गया होगा उस परिस्थिति में उसको ब्याज मिलेगा। सरप्लस कैपिटल पर 6% का दर से ब्याज उसको मिलेगा। ये 13D बोल रहा है। धारा 13D, सेक्शन 13D के अनुसार सरप्लस पूंजी पर बाद में जो पूंजी का व्यवस्था हो रहा है और पार्टनर ही कह रहा है कि मैं ही दे देता हूँ और कोई ब्याज फिक्स नहीं हुआ है, ब्याज का रेट फिक्स नहीं हुआ है, उस परिस्थिति में 6% वार्षिक दर से ब्याज उसको प्राप्य होगा। आगे चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स का मतलब होता है आहरण। अगर पूंजी व्यापार में बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बाहरी से भी लिया जा सकता है या फिर पार्टनर्स भी दे सकता है। वैसे ही व्यापार चल रहा है और किसी व्यापारी को अगर अपने निजी कार्य के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो बीच में पार्टनरशिप फॉर्म से ही अपने काम के लिए ले सकता है, निकाल सकता है। उसी को ड्रॉविंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति आई है तो उस परिस्थिति में उसको ब्याज देना पड़ेगा पार्टनर्स को? जी नहीं, अगर कोई समझौता नहीं हुआ है तो उसको कोई ब्याज नहीं लगेगा, उसको कोई ब्याज दे नहीं होगा। ये भी कह रहा है 13D ही बोल रहा है ये। आगे चलिए, सैलरी टू ए पार्टनर्स। क्या एक आदमी जो है पूंजी लगा दिया है, घर में बैठ करके अपना पंखा के तले बैठल है, और एक है पूरा बिजनेस में अपना समय दे रहा है, तो क्या सैलरी उसको अलग से दिया जाएगा? इस परिस्थिति में अगर लिखित समझौता है तब तो ठीक है। अगर कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं है
तो इस परिस्थिति में उनको कोई सैलरी दे नहीं होगा। ये 13A बोल रहा है, कोई सैलरी नहीं मिलेगा। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की चर्चा है। दूसरा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स की चर्चा है। इसमें आगे सवाल जब मिलेगा वहाँ ये बताया जाएगा। इसमें पॉइंट क्या क्या आएगा। एडमिशन मान लीजिए कि बीच में जितना डीड में पॉइंट है ठीक उतना ही पॉइंट इसमें भी थोड़ा सा कम बेसी क्रिएट होगा। तो कोई बिजनेस चल रहा है और उसमें 2 आदमी पार्टनर्स हैं, तीसरा पार्टनर्स अगर उसमें प्रवेश करना चाह रहा है उसका रूल क्या होगा। कोई नाबालिग है तो क्या उसको लाभ दिया जाएगा, इस पर है। अगर सभी साझेदार सहमत होते हैं तो नए साझेदार को प्रवेश मिल सकता है। नाबालिग व्यापारी अगर है तो सभी के सहमति से नाबालिग को भी लाभ का बंटवारा किया जाएगा। वैसे वैसे जैसे जैसे अब पॉइंट आपको मिलता जाएगा, सवाल मिलता जाएगा, जिक्र करते चलेंगे। और कल से इस पर पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल सवाल बनाना शुरू करेंगे हम लोग, और वहाँ जा कर के सभी नियम सवाल बनाते जाएंगे। और बीच बीच में कुछ और भी पॉइंट होगा जिसका जिक्र करते चलेंगे। और आगे सवाल कल से।